done. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। सबसे पहले बात बाढ़ की। लगातार बारिश से बिहार की नदियां फिर उफान पर हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं बांध पर खतरा मंडरा रहा है तो कहीं शहरी इलाके में पानी घुस गया है। कुछ जगहों पर जलजमाव से पूरा इलाका झील में तब्दील हो गया है और लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें दरभंगा के केवटी ब्लॉक की है, जहां बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। असरहा के साथ जलवारा पंचायत में भी सड़क संपर्क टूटने के बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनी है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है। रेस्क्यू की ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जैसे जनता को गांव से ला करके रोड तक छोड़ रहे हैं और रोड से फिर गांव में पहुँचा रहे हैं। दरभंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में फैल रहा है। आधुनिक बस स्टैंड में घुटनों भर पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ, गाड़ी लगेगी कहाँ? बाहर मेन रोड पे लगाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है खाली सटका से मार रहा है, स्टाफ को वहां से भगा रहा है। मजबूरी में पानी में आके खड़ा हो गए, क्या करेंगे? बेतिया के नरकटियागंज में बारिश के कारण सिकरना नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमुआ घाट पर बना सिकरना नदी का बांध जर्जर हो गया है। बाढ़ के खतरे की आशंका को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। पूरा बांध टूट गया है। बांध टूट जाने के बाद में देखिए गाछ पेड़ जो है वो रुका हुआ है। अब ये भी टूट जाएगा तो पूरा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। मधुबनी में भी लगातार बारिश के बाद स्थिति भयावह हो गई है। ज्यादातर कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बीते कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को कमर भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। निकल नहीं पाते हैं, हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे? यही लिए कोई किसी आता है घींच करके ले जाता, कोई सुनता थोड़ी है। वैशाली के महनार में भी भारी बारिश के बाद कई मोहल्ले झील में तब्दील हो गए हैं। इसाकपुर के वार्ड नंबर 22 में सड़क से लेकर घरों तक में पानी जमा होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास, मधुबनी से अमित रंजन के साथ वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, आखिर बिहार में बारिश क्यों लगातार हो रही है। दरअसल मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर बिहार और झारखंड होकर पश्चिम बंगाल से जा रही है। इसके अलावा एक और ट्रफ रेखा झारखंड से ओडिशा होकर जा रही है, जिसका प्रभाव बिहार में देखने को मिल रहा है। कल सोमवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और जाहिर है बारिश और होगी तो हालात और बिगड़ेंगे। जून में ही 140% ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। जून महीने में ही मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में पानी शहरों तक घुस चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वहीं ट्रेनों के परिचालन पर भी बाढ़ का असर दिख रहा है। करीब 74% इलाके हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और 76% आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। पिछले साल ही 16 जिले प्रभावित हुए थे। 85 लाख की आबादी 2020 में भी प्रभावित हुई थी और इस बार भी लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के एक बड़े इलाके को बारिश और बाढ़ ने तबाह कर दिया है। हजारों लोगों का घर पानी में डूब चुका है। न रहने का कोई ठिकाना है, न ही खाने की कोई व्यवस्था। और इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जंग में सैकड़ों परिवार हर पल बड़ी अनहोनी की आशंका के बीच जी रहा है, क्योंकि यह परिवार मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 पर दोनों तरफ से बेकाबू रफ्तार से भागती गाड़ियों के बीच में टेंट डालकर गुजारा कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हम इस वक्त मौजूद है NH57 पे मुजफ्फरपुर दरभंगा के रोड में और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर आपका भी मन भर जाएगा। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, कई सारे टेंट, छोटे छोटे टेंट आपको नजर आएंगे और ये उन लोगों के टेंट है जिनके घर बाढ़ के पानी में डूब चुका है और इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। इस वजह से इन लोगों ने NH57 के बीचों बीच किसी तरीके से छोटे छोटे से झोपड़ी बनाकर, प्लास्टिक का टेंट लगाकर किसी तरीके से अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए, और तस्वीर हम आपको दो तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर
कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेंट लगा के जो लोग हैं वो तो यहाँ पे रह ही रहे हैं, और इसी टेंट में इंसान जानवर किसी का कोई भेद नहीं है, तमाम लोग एक साथ, इंसान भी एक साथ और जानवर भी एक साथ, क्योंकि जगह ही इतनी नहीं है कि जिसमें जानवरों को अलग बांधा जा सके। और ये वजह भी हमको दिखा देते हैं। अब ठीक हमारे पीछे तस्वीर देखिए, चारों तरफ बाढ़ का पानी आपको नजर आ रहा होगा, और बाढ़ की वजह से कई सारे गांव डूब गए हैं। और एक और खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जिंदगी जी रहे हैं इस NH57 पे। देखिए लगातार वाहनों का काफिला आप देख रहे होंगे, लगातार वाहन, चूंकि NH57 है, इसमें हर वक्त आपको वाहन नजर आएंगे, और ठीक इसी वाहनों के चहलकदमी के बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ठीक इस सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। कब कोई बच्चा गलती से मेन रोड पे आ गया और उसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए ये फिलहाल कोई नहीं जानता। तो पूरा गांव में पूरा पानी आ गया, पूरा पानी है एकदम, घर के ऊपर तक ले पानी। हाँ। तो अब इसी टेंट में बना के रह रही हैं आप। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना में वह मिले थे, वह दोनों टाइम खाना, तो वह लोग खा खा के रह जाइए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से खाना मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें भोजन मुहैया करा रहा है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि NH के बगल में ऐसे सैकड़ों घर हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन पर कभी भी खतरा हो सकता है। तो प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाए, या फिर इस टेंट को घेरा जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। और जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता है तब तक ये परिवार भी, इन तमाम परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, NH57। खबर तो समझिए, दरअसल कांटी के मधुपुर मिथन सराय में बाढ़ पीड़ितों को हर साल पलायन का दर्द झेलना पड़ता है, और हर साल यहां बूढ़ी गंडक कहर बरपाती है। कई गांव में पानी भर जाता है, जिससे गांव टापू में तब्दील हो जाता है, और यही वजह है कि यह हर साल की कहानी है। हर साल गांव डूब जाता है और पलायन कर लोग नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं। सैकड़ों हजारों परिवारों को बेघर होना पड़ता है, जिससे बाढ़ पीड़ित सड़क पर खतरों के बीच टेंट में जीने को मजबूर होते हैं। इस बार भी कांटी के मधुपुर मिथन सराय में बाढ़ से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। हालांकि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर पड़ोसी राज्य यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति जारी की है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर है। वहीं जनसंख्या घनत्व के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक बिहार में इस तरह की पहल अब तक नहीं की गई, लेकिन यूपी में जनसंख्या नीति के ऐलान पर सियासत जरूर तेज हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2020-30 का ऐलान किया है। इसके ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तमाम सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं 2 या 2 से कम बच्चों के माता पिता को सरकारी सेवाओं को अधिकतम लाभ देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सख्त प्रस्ताव लागू करने पर भी विचार चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। पहले असम और अब यूपी सरकार की तरफ से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात से बिहार में भी इस पर सियासत तेज हो गई है। सही बात यह है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आबादी जो बढ़ रही है, इससे सभी परेशान हैं। लेकिन इसको पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसका कोई साथ नहीं दे सकता और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो बिहार की सरकार ने और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार ने अपनाया है। बेहतर तरीका यह है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, लड़कों और लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए, और इसके जरिए ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना बेहतर तरीका है। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव का समय नजदीक है, लोग अपना अपना दुकान लगाता है। अब कुछ लोग का काम यही है कि एक संप्रदाय विशेष के उन्माद को भड़काया जाए ताकि वोट का पोलराइजेशन हो जाए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों ने
अपने स्तर से कानून बनाया है। अब यदि यूपी सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो है तोबा क्यों मचा है। हर बात को सियासत और मजहब के नजरिए से देखने की जरूरत है। अब ये समझिए कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों हो रही है। दरअसल बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी तेज है। साल 2001 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% की थी, तो बिहार में ये 25.07% रही। जनसंख्या वृद्धि दर का ही नतीजा रहा कि साल 2018 में बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ आंकी गई। 2021 में बिहार की आबादी 13 करोड़ होने का अनुमान है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा था कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार ही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए बिहार में प्रजनन दर पहले से काफी कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए और जनसंख्या नीति को समझिए। दरअसल बढ़ती जनसंख्या को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रही है। जनसंख्या नीति बनाने की मांग पिछले 4 दशकों से हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की वजह गरीबी और अशिक्षा को माना जाता है और इस तरह की नीति बनाकर प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। फिलहाल यूपी में प्रस्तावित नीति 2021-2031 के लिए बना है। असम में भी जनसंख्या नीति को लेकर काम अंतिम चरण में है। वहीं जनसंख्या घनत्व के मामले में अग्रणी राज्यों में बिहार भी एक है। 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.07% थी। बिहार में भी नीति को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है और जरूरी है कि बिहार में भी एक ठोस पहल हो जनसंख्या वृद्धि पर लगाम कसने के लिए। ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रिम्स के द्वारा इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से परिजन नाराज नजर आए और पूरे मामले में रिम्स डायरेक्टर सहित 3 लोगों पर अब हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। ब्लैक फंगस की मरीज थी उषा। बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई थी। इलाज में लापरवाह रवैये के बाद इच्छा मृत्यु की मांग की थी। रिम्स के लापरवाह रवैये पर झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, लेकिन सब बेकार। महिला की हालत अचानक नाजुक हो गई और फिर जिस राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो, वहां इलाज के अभाव में उषा ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद मरीज की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में भी होती है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाए तो सवाल क्यों न उठे। दरअसल गिरिडीह की उषा देवी थी ब्लैक फंगस की मरीज। 17 मई को रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर नहीं पहुंचे। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हर वो जगह जहां से मदद मांगी जा सकती है वहां से मदद मांगी गई बच्चों द्वारा, और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। जब हमने आवेदन दिया तो उनके संज्ञान में लेने के बाद इनका ऑपरेशन हुआ। जो रिम्स कह रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वही रिम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना। महिला की मौत के बाद रिम्स में परिजनों के हंगामे की तस्वीर आई। रिम्स प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगा। मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। ये वो बच्चे लोग जो हैं, क्योंकि कोई गार्जियन नहीं था इनका, तो बच्चे लोग थे। बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि बहुत तरह का जिद था, जो बचकाना जिद होता है उस टाइप का। तो हम लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया है। इलाज में लापरवाही को लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक दखल दे चुका है। ऐसे में ब्लैक फंगस के मरीज की मौत के बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख अब कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। वो भी तब जब इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। खबर तो समझिए। दरअसल ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा मिले हैं। सिरदर्द और चेहरे में सूजन ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। चेहरे पर काले धब्बे ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण हैं। नाक बंद होना, आंख खोलने में परेशानी भी बीमारी के लक्षण हैं। ब्लैक फंगस उन पर अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। वहीं डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में लक्षण दिखने पर देर बिल्कुल भी नहीं करें, तुरंत इलाज कराएं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। प्रदूषण वाले जगहों से दूर रहने की जरूरत है।
स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स के साथ कोई दवा नहीं लेनी चाहिए और डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवा ना लें। सावधानी से ही कोरोना से बचा जा सकता है और हमारी सजगता ही खतरे को रोक सकती है। मास्क लगाना नहीं भूलें और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि कोरोना लगातार स्वरूप बदल रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कप्पा वेरिएंट सामने आ रहा है। सियासी गलियारों का रुख करेंगे। बिहार में सियासी गर्मी के बीच सभी पार्टियां नई रणनीति के तहत विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं की नई फौज खड़े कर रही है। तल्ख हो रही सियासत में पार्टियां खुद इस बात के लिए तैयार कर रही हैं कि कौन किस पर ज्यादा बयानों के तीर छोड़ता है। प्रवक्ताओं की जंग पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, पर प्रदेश की सियासत आज भी गर्म है। लगातार हो रहे राजनीतिक घटनाओं के बीच अब बिहार के सभी दलों ने एक दूसरे पर भारी पड़ने की तैयारी कर ली है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक मजबूती से पहुंचाना हो या फिर अपने विरोधियों पर हमला बोलना हो, प्रवक्ताओं की धार ही तय करती है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। कि बिहार में ज्यादातर पार्टियां नए प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज खड़े कर रही है। कांग्रेस 14 प्रवक्ता, 7 स्ट्रेटेजी मेंबर और 9 मीडिया पैनलिस्ट। पार्टी ने कुल 30 लोगों की फौज खड़ी की। आरजेडी ने 19 प्रवक्ताओं का लंबा पैनल तैयार किया। जेडीयू ने प्रवक्ताओं की पूरी लिस्ट बदल डाली। पार्टी ने सबसे छोटी मगर मजबूत 8 लोगों की टीम तैयार की है। इस तरह एक रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियां अपने नेताओं को सरकार पर जमकर हमला बोलने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की भी जो मीडिया टीम है वो अच्छा काम कर रही है और बढ़िया से अपने पक्ष को भी रख रही है और सरकार के जो विफलताएं हैं उसे भी हम उजागर करने में सफल होते हैं और आम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में इससे सहूलियत होती है। जेडीयू के प्रवक्ता की फौज खड़ी कर दी गई, लेकिन उनको तो एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि सिर्फ गाली गलौज की भाषा से बात करना है और विपक्षी पर रोज जो है ऊट पटांग बोलना है। ये उनका संस्कार दिखाता है। और हम लोगों के यहाँ जो प्रवक्ता का लॉट है वो हम अपने विजन के अनुसार, जो हमारे नेता का विजन है, हम तथ्यों के साथ हम अपने विरोधियों पर सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। बात पार्टी को तोड़ने की हो या सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की या फिर विपक्ष के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना हो, इसके लिए जेडीयू ने भी अपनी सशक्त टीम तैयार कर रखी है। अगर हमारी पार्टी की आप बात करें तो हमारी यह प्राथमिकता होती है कि बीते 16 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं धरातल पर, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे। जनता इन बातों को महसूस भी करती है। और दूसरा कि जो विपक्षी दल के लोग हैं जो भ्रामक बातें बिहार के बारे में लगातार करते आए हैं, उनको माकूल जवाब मिले। जो भ्रम की स्थिति ये फैलाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में, हम जनता तक सच्चाई पहुंचा, यही हमारी तो सियासी पार्टियों ने प्रवक्ताओं की जंबो लिस्ट जहां अपने दलों और नेताओं को मजबूती दे रही है, तो वहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की गर्माहट भरी राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो प्रवक्ताओं के जंग से तय होगी सियासी दिशा। इस खबर को समझिए। दरअसल प्रवक्ताओं का काम है पार्टी की लाइन को रखना और किसी भी मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताना काम है प्रवक्ताओं को। खासकर डिबेट शो में मुखर प्रवक्ताओं की जरूरत होती है जो प्रभावशाली तरीके से बात रख सकें। बिहार में कांग्रेस ने कुल 30 लोगों की फौज खड़ी की है जो पार्टी की बात रखेंगे। आरजेडी ने 19 प्रवक्ताओं का पैनल बनाया है जो पार्टी की नीतियों को जनता और मीडिया तक रखेंगे। वहीं जेडीयू ने छोटी मगर मजबूत 8 लोगों की टीम बनाई है। इससे पहले की प्रवक्ताओं की टीम को जेडीयू ने खत्म कर दिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में सभी प्रवक्ताओं पर जिम्मेदारी होगी अपने अपनी पार्टियों की बात को मजबूती से रखने की। खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक के बाद भी अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की 2 बड़ी नदियां उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है।
झारखंड सरकार ने बालू के उत्खनन पर रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू खनन की मनाही है, लेकिन गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की दो बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है और उसे जिले के विभिन्न इलाकों में मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात ये कि प्रशासन इन घटनाओं से बेखबर दिख रहा है। इस अवैध कारोबार में कायदा कानून ताक पर है। लोगों का कहना है कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बालू के लगातार खनन से नदी गहरी होती जा रही है, साथ ही नदी का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। कितना बालू रोजाना उठ जाता है? यही जो 4-5 गाड़ी से हम लोग पहुँचते हैं रोजाना। हाँ, जैसे बहुत टीम हम लोग है, मजदूर लोग। टोटल अगर बात करें दिन भर में कितने बालू चले जाते हैं? टोटल खूब कीजिएगा तो 20 गाड़ी जाता है। बालू माफिया को प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है, जिससे उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। खबर तो समझिए, एनजीटी की रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर रोक लगाई है। एनजीटी नदी संरक्षण को लेकर बालू उठाव पर रोक लगाता रहा है। झारखंड में बालू घाटों पर लंबे समय से बालू माफियाओं का साम्राज्य कायम है। माफिया बालू का उठाव तो निःशुल्क करते हैं, लेकिन ऊंचे दामों में कई इलाकों में बालू की बिक्री की जाती है और यह हाल है कि अब यह संगठित व्यापार की तरह काम कर रहा है और इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। 1 साल से झारखंड में समस्त बालू घाटों की बंदोबस्ती पूरी नहीं हुई है और प्रशासन की नजर होते हुए भी प्रशासन अनजान बना रहता है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बाघिन रिहायशी इलाके में पहुंच गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बाघिन रिहायशी इलाके में पहुंच गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। रामनगर के बरवा गांव में बाघिन ने एक शख्स को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे इलाके में डर है। उधर वन विभाग की ओर से लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। रेस्क्यू के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ बाघिन के रेस्क्यू में लगा है। बताया जा रहा है कि बाघिन गन्ने के खेत में शरण लिए हुए है। एक्चुअली वो बाघिन निकलकर गन्ने खेत में आ गई थी, तो तुरंत हम लोगों ने हमारी जो रेस्क्यू टीम है विद रेस्क्यू वैन और इस सारी व्यवस्था के साथ उसका हम लोगों ने उस गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेरा है। दरअसल वनों की कटाई की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं। कई बार भोजन की तलाश में भी भटक कर आ जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।